Good morning, my dear students and friends. Myself सुधीर चौधरी आज फिर आते हैं आपको क्लास में लेकर स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश के चैनल में आपको लेकर आते हैं। आज की क्लास में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग इसके पहले कई वीडियोस दिए गए, अपलोड किए गए, आप लोगों ने देखा, अध्ययन किया और काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा। इस कि आप लोगों ने कमेंट किए कि सर बहुत अच्छा लगा और इसी तरह के हमको टॉपिक्स देते रहिएगा। तो आते हैं अब ग्रामर की क्लास में लेकर आपको चलते हैं, और जिसमें देखिए आप लोगों को कई स्टूडेंट्स, आई थिंक 10-12 स्टूडेंट्स मेरे यहाँ ऐसे एसएमएस किए कि सर नरेशन के पार्ट्स को एक बार फिर से रिवीजन करा दीजिए, बता दीजिए। आप बताते हैं तो समझ में आते हैं। तो आते हैं, फिर आपको लेकर चलते हैं, फिर आपको पार्ट्स में लेकर चलते हैं, उस पार्ट्स में जिस पार्ट्स की आपको सख्त आवश्यकता है। तो देखिए आज की क्लास में आपको स्टार्ट करते हैं नरेशन के पार्ट्स को। आपको पहले उससे इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे परिचय आपको कराते हैं। देखिए हमने लिखा नरेशन, और इसको कहा जाता है कि नरेशन लैटिन भाषा के, नरेशन लैटिन भाषा के नरेट शब्द से, किस शब्द से? नरेट, नरेट शब्द से मिलकर बना है। नरेशन लैटिन भाषा के नरेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू शो और एक्सप्रेस एनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं, किसी स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करते हैं, किसी सेंटेंस को अभिव्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा नरेशन के पार्ट से आता है, अर्थात नरेशन से संबंधित होता है। इसमें प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मैंने कहा नरेशन लैटिन भाषा के नरेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू शो, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस, जिसका सेम मीनिंग है शो और एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, वर्णन करना, एनी स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करना, किसी कथन को, तथ्य को अभिव्यक्त करना, वो आपके नरेशन कहलाते हैं। इसमें देखिए आपको ये कहा जाता है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, जिसमें हमने कहा फर्स्ट पॉइंट में, हमने देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या कहा? डायरेक्ट नरेशन। नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इट मींस डायरेक्ट जो हमारा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट हमारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा, डायरेक्ट हमारा जो सेंटेंस दिया जाएगा, वही आपका जो है कि डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। ये कहा गया इसमें कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब कि जब हम स्पीकर के बातों को उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, जब हम स्पीकर की बातों को उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, किसी प्रकार का कहीं पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, वह आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। क्लियर? एक बार फिर से आपको कंसंट्रेट कीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि आप स्पीकर के शब्दों में, जो आपका स्पीकर है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक उसके स्टेटमेंट्स को उसी के शब्दों में जब अभिव्यक्त किया जाता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वह आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। सेकंड में आपके होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। सेकंड में आपके इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स को दिया जाता है, और ये कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें हमने कहा जब हम स्पीकर के बातों को घुमा फिरा कर, चढ़ा बढ़ाकर अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, जब हम स्पीकर के बातों को घुमा फिराकर, चढ़ा बढ़ाकर अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, तो वह हमारा कहलाता है नरेशन कहलाता है, अर्थात वह हमारा डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम स्पीकर के बातों को, अर्थात वक्ता के बातों को घुमा फिराकर, चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वह हमारा जो है कि इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, अर्थात आप अपने शब्दों में स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप बैठे घर पर स्टडी कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
अब तक तो हमने आपको परिचय कराया, लेकिन एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि मैं किस पॉइंट पर आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए, हम लोग कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, कोई भी हमारा मूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से काइंड्स ऑफ 5 सेंटेंस के पार्ट से होता है। ये जो आपके काइंड्स ऑफ 5 सेंस ऑफ सेंटेंस, इतना ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब कभी भी किसी भी एक्शन को करते हैं, चाहे वह इमोशनल हो, फीलिंग हो, एक्टिविटी हो, जो हमारे थ्रू होता है, आपके थ्रू होता है, तो निश्चित रूप से उसका एक सेंस होता है, उसका एक भाव होता है। क्योंकि लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जब तक सेंस आप नहीं समझेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, ये जो काइंड्स ऑफ 5 सेंस ऑफ सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये जो काइंड्स ऑफ सेंस ऑफ 5 सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं के पार्ट पर, इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के स्ट्रक्चर पर आपका टोटल लैंग्वेज के पार्ट को डिनोट किया जाता है, ना कि ओनली नरेशन के पार्ट्स को। इनके स्ट्रक्चर पर आपकी पूरे लैंग्वेज को, पूरे लिटरेचर के पार्ट्स को डिनोट किया जाता है। अगर आपको लगता है केवल नरेशन के पार्ट्स को, तो ये गलत है। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि पूरे लैंग्वेज के पार्ट्स को आपको उसी पर डिनोट किया गया है, बताया गया है, सेंस पर। क्योंकि हम लोग कुछ कहते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, तो उसका एक सेंस होता है, उसका एक भाव होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नरेशन के पार्ट से, आपके असर्टिव सेंटेंस से। और कई बार हमने इसके बारे में बताया था, पढ़ाया था, समझाया था, जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे समझ भी गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। फिर से आपको मैं परिचय कराता हूँ। असर्टिव सेंटेंस आपको दिया गया है ना, असर्टिव। और हमने आपको कहा कि असर्टिव, असर्ट शब्द से, किस शब्द से? असर्ट शब्द से। असर्टिव असर्ट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू एक्सेप्ट एनी स्टेटमेंट एज अ नो सेंस। हमने इसको कहा असर्टिव, असर्ट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू एक्सेप्ट एनी स्टेटमेंट, किसी कथन को स्वीकार करना, किसी स्टेटमेंट को स्वीकार करना। और वो भी कितने पार्ट में? 2 पार्ट में आपको दिए जाते हैं। ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका उसमें प्रयोग किया गया है, बताया गया है। तो ठीक आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे, हमने कहा टू एक्सेप्ट एनी स्टेटमेंट, असर्टिव का। और साथ ही साथ आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, या भूल गए होंगे, तो आपको फिर एक बार हम उसका रिवीजन कराते हैं। आपने पढ़ा होगा पंक्चुएशन, हाउ टू पंक्चुएट एनी स्टेटमेंट, सेंटेंस और पॉइंट्स और व्यूज को बोलते हैं। पंक्चुएशन के पार्ट्स को आपने पढ़ा होगा। और पंक्चुएशन के पार्ट्स में क्या कहा गया? पंक्चुएशन के पार्ट्स में ये कहा गया कि हाउ टू पंक्चुएट एनी स्टेटमेंट, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू गिवन सेंस, दिए हुए सेंटेंस के भाव के अनुसार, तथ्य के अनुसार, जो इसकी मीनिंग है उसके अनुसार आपको पंक्चुएट करना है। इट मीन्स हाउ टू पंक्चुएट, पंक्चुएशन, कॉमा, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, हाइपेन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कैसे इनका प्रयोग करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा सेंस मिलेगा, जैसे जैसे हमारा भाव मिलेगा, वैसे वैसे इनका प्रयोग किया जाएगा। प्यारे मेरे मित्रों और मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, हमने कहा कि अब ऐसे सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में सेंटेंस के लास्ट में आपके फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और यस या नो की केवल भावना रहती है इसमें, यस या नो के सेंस की केवल भावनाएं रहती है, बाकी सब कुछ आपका उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि नरेशन के पार्ट्स को ये कहा गया कि नरेशन किससे मिलकर बना है। नरेशन लैटिन भाषा के नरेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करना, किसी कथन को अभिव्यक्त करना। उसके साथ ही साथ हमने बताया कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट पार्ट होता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से हमने आगे बढ़ा कि आपको हाउ टू टर्न डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे आपको बदलना, ये भी पार्ट्स मैंने आपको बताया। और अब बता रहा हूं कि कैसे कैसे, किस किस सेंस पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं।
तो देखिए असर्टिव सेंटेंस की बातें हमने कर दी आपसे, उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके नरेशन के पार्ट्स में मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको सेवा दी जा रही है, यह हर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वह एकेडमिक क्लास का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, नेवी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, टेट के हो, सीटेट के हो, आप सबके लिए हमने दिया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब लिखा गया और इसको हमने कहा कि द सेंटेंस विच शुड रिटन और कंटेन विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, वह वाक्य, वह कथन, वह तथ्य जिसको बिना इन्वर्टेड कामा का रखा जाता है, अर्थात जिसको हिंदी के भाषा में कहा जाता है कि जिसको हम इन्वर्टेड कामास के बाहर रखते हैं, वह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और इन्वर्टेड कामास के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, अब यहाँ पर लिखा हमने रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच में कि जब हम किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को, किसी तथ्य को इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं, उसके अंदर अभिव्यक्त करते हैं, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। देखिए आपको कैसे, अब यहीं पर आपका एनालिसिस कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही सेड टू मी। इस पॉइंट में आपको लिखा गया, दिया गया he said to me, उसके बाद से लिखा गया she laughed at the helpless। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया और नरेशन के सेंटेंस के पार्ट में आपको दिया गया, और इस पार्ट में आपको यह भी कहा गया, बताया जा रहा है कि आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष ध्यान देने की बात आपको ये कहा जा रहा है इसमें कि देखिए इसमें आपको लिखा गया कि ही सेड टू मी। देखिए यहां से यहां तक बच्चों, यहां से यहां तक आपका, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब यहां से यहां तक आपका बचा इन्वर्टेड कामास के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। देखिए मैं आपको कई क्लास में लेकर चलूंगा, कई टॉपिक, कई लेक्चर में लेकर चलूंगा, लेकिन आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको पूरे एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स के बारे में आपको बताया जाएगा, आपके सामने उसका एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए हमने कहा, अब इसमें देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट, पूरे बेसिक से आपको दिया जा रहा है। सब्जेक्ट लिखा गया जिसमें कहा जाता है जब सेंटेंस में किसी के द्वारा कार्य होता है, कार्य किया जाता है या कार्य होता है, या जो उस कार्य का उत्तरदायित्व होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। योर सब्जेक्ट में बिकम नाउन और प्रोनाउन। आपके जो सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, आते ही हैं। उसके बाद से आपका ही बचा मेन वर्ब। अब आपका उसमें प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव केस। देखिए हर एक पॉइंट के बारे में समझाना बहुत जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है, इसलिए कि कभी भी आपको कोई भी पूछ सकता है, फिर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस देकर आपको चेक किया जा सकता है कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिया गया मेन वर्ब, ये आपके हो गए प्रीपोजिशन के पार्ट हो गए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए जब कभी भी हमारा टू के बाद, जब कभी भी हम टू के बाद अगर प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और वर्ब, ये जो सेड है, यहाँ पर कोई वर्ब हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, कोई भी आपका वर्ब दिया गया हो, वह सब आपका जो है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आफ्टर प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोला हमने, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका है। देखिए अगर कभी कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे, या फिर ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हाउ टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे समझा जाए। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भी स्टडी करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, फिर भी उनको आवश्यकता रहती है, हमेशा टच में रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे सर इसको सॉल्व कीजिए, कैसे समझाए। तो आपको समझा दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट समझने का मेथड क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का अटैचमेंट होता है
और उससे जुड़कर उस एक्शन का वह जो है कि रिजल्ट देता है, वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है एनीथिंग, कोई वस्तु। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जिसको हम कहते हैं ह्यूमन, मानव प्राणी, जिसको ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों के द्वारा सुने होंगे तो लोग क्या कहते हैं, देख रहे हैं कैसे इनडायरेक्टली तरीके से बोल रहे हैं, सामने से नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तरीके से बोल रहे हैं, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिनोट किया गया है। तो आप सभी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का। आप लोग फिर से स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग कैसा आप लोग को लगा। थैंक यू।